Assalamu alaikum students. Today we will discuss year number 2 user interaction topic operators. ऑपरेटर्स में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे रिलेशनल ऑपरेटर्स को। इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे एक्टिविटीज 2.7 टू 2.9। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव एक्टिविटी 2.7। Write a program that takes two-digit number from the user, computes the product of both digits and show the output. हमने एक सी प्रोग्राम डिजाइन करना है जिसमें यूजर से एक 2-digit नंबर एंटर करेंगे और फिर इस नंबर के दोनों डिजिट्स का प्रोडक्ट स्क्रीन पर डिस्प्ले करेंगे। Next, activity 2.8 is write a program that takes seconds as input and calculates equivalent number of hours, minutes and seconds. इसके अलावा एक्टिविटी 2.8 में हमने एक प्रोग्राम डिजाइन करना है। इस प्रोग्राम में हमने टाइम लेना है इन द फॉर्म ऑफ सेकंड्स फ्रॉम द यूजर एज इनपुट और फिर इस टाइम को जो कि सेकंड्स में हम यूजर से लेंगे उसको कन्वर्ट करना है नंबर ऑफ आवर्स में, मिनट्स में और सेकंड्स में। तो इसकी हम एग्जीक्यूशन चेक करते हैं इन कोड ब्लॉक्स। स्टूडेंट्स, पहले हम एक्टिविटी 2.7 का प्रोग्राम डिस्कस करेंगे। 2.7 में हमने एक प्रोग्राम डिजाइन करना है जो कि एक 2-digit नंबर यूजर से एज इनपुट ले और फिर इस नंबर के दोनों डिजिट्स का प्रोडक्ट स्क्रीन पे डिस्प्ले करें। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हेडर सेक्शन है, इंक्लूड stdio.h, ये हेडर फाइल है। उसके बाद मेन फंक्शन है। मेन फंक्शन के बाद हमारे प्रोग्राम की बॉडी आ रही है, मेन पार्ट आ रहा है जो एग्जीक्यूट होगा। इंटीजर टाइप में हम डिक्लेयर करेंगे नंबर NUM, ये वो नंबर है जो हम एंटर करेंगे एज इनपुट। उसके बाद डिजिट 1 है, ये फर्स्ट डिजिट होगा नंबर का। उसके बाद डिजिट 2 वेरिएबल नेम है, ये सेकंड डिजिट होगा नंबर का। और उसके बाद प्रोडक्ट इन दोनों डिजिट्स के प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये 4 वेरिएबल्स हैं जो हमने डिक्लेयर कर लिए हैं। उसके बाद हम printf यूज करेंगे, प्लीज एंटर द नंबर। scanf से नंबर एंटर करेंगे। %d यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर है क्योंकि हमारे पास टाइप इंट है। उसके बाद एम्परसेंड के साथ वेरिएबल नेम है, दैट इज num, NUM, ये वो नंबर है जो कि एक 2-digit नंबर है जो यूजर एंटर करेगा। उसके बाद हम इस नंबर का फर्स्ट डिजिट सेपरेट करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, इस नंबर को 10 से डिवाइड करेंगे। यू नो वेरी वेल, स्लैश डिवीजन ऑपरेटर को रिप्रेजेंट करता है और डिवीजन ऑपरेटर हमें कोशेंट रिटर्न करता है आफ्टर डिवीजन। तो जब हम नंबर को 10 से डिवाइड करेंगे हमारे पास जो कोशेंट आएगा वो फर्स्ट डिजिट होगा नंबर का। इसके अलावा अगर हम सेकेंड डिजिट की बात करें तो हम इस नंबर का अब रिमाइंडर कैलकुलेट करेंगे आफ्टर डिवाइडिंग बाय 10। हम यहाँ पे यूज करेंगे मॉडुलस ऑपरेटर। मॉडुलस ऑपरेटर इस नंबर को 10 से डिवाइड करेगा और हमें रिमाइंडर रिटर्न करेगा। तो 2-digit नंबर को जब 10 से डिवाइड करेंगे कोशेंट आएगा, वो कोशेंट बेसिकली फर्स्ट डिजिट को रिप्रेजेंट करेगा। और जब हम इस 2-digit नंबर को 10 से डिवाइड करके रिमाइंडर लेंगे यानी कि मॉडुलस ऑपरेटर अप्लाई करेंगे तो हमारे पास सेकंड डिजिट आएगा। एट द एंड हम प्रोडक्ट में इन दोनों डिजिट्स का प्रोडक्ट स्टोर कर देंगे। तो डिजिट 1 को डिजिट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट में इसका आंसर स्टोर हो जाएगा। देन वी विल यूज printf फंक्शन टू डिस्प्ले द प्रोडक्ट ऑन द स्क्रीन। तो हम यूज करेंगे printf, द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स ऑफ नंबर्स इज %d। तो हमने प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स ऑफ नंबर प्रिंट करवाना है, %d फॉर्मेट स्पेसिफायर है और उसके बाद हमने वेरिएबल को कॉल किया है, दैट इज प्रोडक्ट। तो यहाँ पे जब कॉल करेंगे तो हमारे पास प्रोडक्ट स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। अब इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके इसके आउटपुट चेक करते हैं। सबसे पहले हम एक 2-digit नंबर एंटर करेंगे और फिर प्रोडक्ट प्रिंट होगा डिजिट्स का ऑन द स्क्रीन। तो हम 2-digit नंबर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग 45। Here you can see the product of the digits of number is 20, यानी 4 और 5 को मल्टीप्लाई करें तो 20 आता है। स्टार्टिंग पेज हमारे पास 4 है, ये आएगा 10 से डिवाइड करने के बाद एज क्वोशंट
यानी जब हम 45 को 10 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशंट में आएगा 10 4s आर 40 यानी कि 4। और जब हम 10 से डिवाइड करके मॉडुलस ऑपरेटर यूज करके रिमाइंडर लेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर में आएगा 5। तो 4 और 5 को जो मल्टीप्लाई करेंगे 20 आएगा। हम दोबारा से इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके एक और नंबर लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए कि हमारी आउटपुट एक्यूरेट आ रही है या नहीं। सो आई एम टेकिंग अगेन नंबर 64। सो आंसर इज 24। हमारे प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन बिल्कुल एक्यूरेट है, आंसर उसके अकॉर्डिंग ही आ रहा है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वी हैव एक्टिविटी 2.8। और एक्टिविटी 2.8 में हमने एक प्रोग्राम डिजाइन करना है जिसमें हम टाइम एंटर करेंगे सेकंड्स में, और फिर हम ये कैलकुलेट करेंगे कि इस टोटल टाइम में जो हमने सेकंड्स में एंटर किया है थ्रू यूजर, उसमें कितने घंटे बनते हैं, उसमें कितने मिनट्स बनते हैं और कितने सेकंड्स बनते हैं। यानी कि सेकंड्स में जो टोटल टाइम आएगा उसको हमने घंटों में, मिनट्स में और सेकंड्स में एट द एंड कन्वर्ट करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। हेडर सेक्शन है, मेन फंक्शन है, और उसके बाद यहाँ पे मैंने अनसाइंड इंट डिक्लेयर किया है सेकंड, आवर, मिनट और फिर सेकंड्स को। यहाँ पे मैंने अनसाइंड इंट डिक्लेयर किया, आप इसको इंट भी कर सकते हैं। अनसाइंड इंट मैंने इसलिए लिया है क्योंकि मैं तमाम कैलकुलेशंस के बाद आंसर पॉजिटिव ही चाह रही हूँ। ये भी पॉसिबिलिटी है कि कैलकुलेशन के बाद आंसर नेगेटिव में आ जाए, तो मैं माइनस साइन को अवॉइड करना चाह रही हूँ। मैं नहीं चाह रही कि आंसर हमारे पास माइनस में आए, क्योंकि माइनस में अगर आंसर आएगा तो वो एक्यूरेट नहीं होगा। इसके लिए यहाँ पे हम डिक्लेयर करेंगे एज अनसाइंड इंटीजर सेकेंड, SEC वो टाइम है जो हम सेकंड्स में एंटर करेंगे। एज आवर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस टोटल टाइम में कितने घंटे बनते हैं। M मिनट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और सेकेंड S उन सेकंड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कन्वेइंग के बाद आए। यहाँ पे मैंने अनसाइंड इंट इन सबको डिक्लेयर किया है, यानी इन सबको मैं एज पॉजिटिव ट्रीट कर रही हूँ। आप चाहें तो इसको आप इंट भी ले सकते हैं, लेकिन नेगेटिव साइन को अवॉइड करने के लिए मैं यहाँ पे अनसाइंड कंसीडर कर रही हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल यूज printf फंक्शन, प्लीज एंटर द टाइम इन सेकंड्स। और उसके बाद scanf के थ्रू हम एंटर करेंगे टाइम इन सेकंड्स। %d फॉर्मेट स्पेसिफायर है, और उसके बाद एम्परसेंड यूज किया है। एम्परसेंड के साथ लिखा हुआ है SEC सेकंड, ये वो टाइम है जो यूजर एंटर करेगा। देन वी हैव आवर्स इज इक्वल टू सेकंड डिवाइडेड बाय 3600। यू नो वेरी वेल, एक घंटे में 60 मिनट्स होते हैं और हर मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। अगर हम एक घंटे के टोटल सेकंड्स कैलकुलेट करें तो आते हैं 3600। इसलिए जो सेकंड्स में टाइम है उसको हम 3600 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास बनेंगे आवर्स। यहाँ पे हमने डेटा टाइप ली है इंटीजर, यानी कि पॉइंट के बाद वाली वैल्यू डिस्कार्ड हो जाएगी, वो यहाँ पे नहीं आएगी, तो प्रॉपर हमारे पास आवर्स आएंगे। नेक्स्ट वी हैव मिनट्स। अब हमने मिनट्स कैलकुलेट करने हैं। अब जो टोटल सेकंड्स एंटर हुए हैं थ्रू यूजर, उन सेकंड्स में कुछ सेकंड्स के आवर्स बन गए हैं, उन सेकंड्स को हम निकाल देंगे, और फिर बाकी सेकंड्स में हम कैलकुलेट करेंगे कि कितने मिनट्स और फिर एंड पे कितने सेकंड्स बच जाते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, जो टाइम यूजर ने एंटर किया है उसमें से घंटों वाले तमाम सेकंड्स को माइनस कर देंगे। तो घंटों वाले जो भी सेकंड्स हैं उनको माइनस करने के लिए हम लिखेंगे सेकंड, वो टाइम जो यूजर ने एंटर किया है, माइनस आवर्स मल्टीप्लाइड बाय 3600, यानी कि जितने घंटे यहाँ पे बने हैं उतने सेकंड्स हम निकाल देंगे, यानी उतने घंटों को हम 3600 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सेकंड्स निकाल देंगे जो घंटों में कन्वर्ट हो चुके हैं। रिमेनिंग जो हमारे पास सेकंड्स आएंगे उनको हम 60 पर डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएंगे मिनट्स। मिनट्स बनने के बाद बारी आएगी सेकंड्स की। अब कुछ सेकंड्स कम होंगे 60 से, जो बना नहीं पाएंगे एक पूरा मिनट। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एट द एंड बच गए हैं 59 सेकंड्स, तो 59 सेकंड्स एक मिनट नहीं बना रहे, तो अब हमने वो सेकंड्स रिमेनिंग जो है वो भी डिस्प्ले करने हैं स्क्रीन पे। उसके लिए हम क्या करेंगे, जो टोटल टाइम है सेकंड्स में उसमें से माइनस करेंगे आवर्स वाले सेकंड्स और मिनट्स वाले सेकंड्स, यानी वो तमाम सेकंड्स जो मिनट की फॉर्म में कन्वर्ट होकर निकल चुके हैं और जितने आवर्स की फॉर्म में कन्वर्ट होकर निकल चुके हैं उन सबको हम माइनस करेंगे। एट द एंड हमारे पास जो सेकंड्स बचेंगे वो फिर स्क्रीन पे डिस्प्ले होंगे। तो हम एट द एंड यूज करेंगे printf फंक्शन इन तमाम आवर्स, मिनट्स और सेकंड्स को स्क्रीन पे डिस्प्ले करने के लिए। देयर आर %d आवर्स, %d मिनट्स एंड %d सेकंड्स इन गिवन टाइम। जो टाइम यूजर ने एंटर किया है उसमें इतने आवर्स, इतने मिनट्स हैं और इतने सेकंड्स हैं, और हमने वेरिएबल्स यहाँ पे कॉल किए हैं आवर्स, मिनट्स एंड सेकंड्स के, यानी एच, एम एंड एस। अब इस प्रोग्राम को हम रन करते हैं और इसकी आउटपुट चेक करते हैं। सो हियर यू कैन सी, सबसे पहले स्क्रीन पे आया है प्लीज एंटर द टाइम इन सेकंड्स।
तो मैं फॉर एग्जांपल अभी सिर्फ 3600 एंटर करके चेक करती हूँ कि कितने डिस्प्ले होते हैं। तो टोटल 3600 सेकेंड्स है, वो टाइम है जो मैंने एंटर करना है। तो ये मैंने एंटर किया है। Here you can see there are 1 hours 0 minutes and 0 seconds। जब सेकेंड्स को हम 3600 से डिवाइड करेंगे तो टोटल टाइम ही 3600 है, 3600 सेकेंड्स है। तो जब डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1 आवर। यानी जो टोटल टाइम हमने एंटर किया है सेकंड्स में वो 1 घंटा ही बना है। उसके बाद ना तो मिनट के लिए कोई सेकंड बचा है और ना ही एट दी एंड मिनट के बगैर जो सेकंड बच गया है उसको हम डिस्प्ले कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा कि किस तरह से 3600 सेकंड्स को आवर्स में कन्वर्ट किया गया है। दोबारा से हम इसकी एग्जीक्यूशन करके चेक करते हैं कि अगर 3600 से ज्यादा वैल्यू आएगी तो किस तरह से मिनट्स और सेकंड्स डिस्प्ले होंगे। तो अभी मैं एंटर कर रही हूँ 4000 सेकंड्स। जैसे ही मैंने 4000 सेकंड्स एंटर किए तो आया 1 आवर 6 मिनट्स एंड 40 सेकंड्स। अब ये कैसे आया है? जो 4000 टोटल सेकंड्स हैं पहले उनको डिवाइड करेंगे 3600 से। 3600 से डिवाइड करें और हम ले रहे हैं टाइप इंट, यानी कि पॉइंट के बाद वाली वैल्यू नहीं है। तो जब हम 4000 को 3600 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, यानी 1 घंटा बन गया। इसका मतलब है 4000 में से अब 3600 सेकंड्स निकल चुके हैं क्योंकि वो 1 घंटे में कन्वर्ट हो गए हैं। उसके बाद हम रिमेनिंग सेकंड्स देखेंगे। रिमेनिंग सेकंड्स हमारे पास होंगे 400। अब उन 400 सेकंड्स को हम मिनट्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे हम मिनट्स कैलकुलेट करने के लिए पहले टोटल टाइम जो सेकंड्स में एंटर किया है उसमें से वो सेकंड्स निकालेंगे जो घंटों में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो यहाँ पे वो टाइम होगा 3600 सेकंड्स। तो 4000 में से जब हम 3600 सेकंड्स माइनस करेंगे तो बाकी बचेगा 400 सेकंड्स। अब उन 400 सेकंड्स को हम 60 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएंगे 6 मिनट्स। 6 मिनट्स पूरे बनेंगे और उसके बाद 40 सेकंड्स बच जाएंगे क्योंकि डिवीजन में हमने इंट ही लिया हुआ है, टाइप हमने इंटीजर ली है, इसलिए पॉइंट के बाद वाली वैल्यू नहीं आएगी। तो सिंपली क्या होगा, 400 सेकंड्स जब 60 से डिवाइड होंगे तो मिनट्स आएंगे 6, उसके बाद 40 सेकंड्स बच जाएंगे। वो 40 सेकंड्स एट द एंड स्क्रीन पे डिस्प्ले होंगे। अब वो 40 सेकंड्स कैसे आ रहे हैं? टोटल टाइम जो सेकंड्स में है 4000, उसमें से हम घंटों वाले तमाम सेकंड्स माइनस करेंगे और मिनट्स वाले तमाम सेकंड्स माइनस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास 400 में से 360 सेकंड्स जो हैं वो मिनट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, बाकी 40 सेकंड्स बच जाएंगे जो मिनट में कन्वर्ट नहीं हो सकते, इसलिए वो स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 आवर टाइम है, 6 मिनट्स टाइम है और फिर 40 सेकंड्स टाइम है। ये गिवन टाइम जो सेकंड्स में है वो कन्वर्ट हो गया है आवर्स, मिनट्स और सेकंड्स में। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं अपना रिमेनिंग टॉपिक। Students, next we have important note that is related to arithmetic statements in C language. इसको MCQs के मार्क कर लें। While writing arithmetic statements in C language, a common mistake is to follow the usual algebraic rules. For example, अगर हम बात करें 6y की, तो 6y को हम as it is C language में प्रोग्राम्स में यूज नहीं कर सकते। सी लैंग्वेज में अरिथमेटिक स्टेटमेंट्स को लिखते हुए ये कॉमन मिस्टेक होती है कि हम अलजबरा के वही रूल्स फॉलो करते हैं जो हम मैथ्स में करते हैं। ऐसा नहीं होता। सी लैंग्वेज में अरिथमेटिक स्टेटमेंट्स को लिखने के डिफरेंट रूल्स हैं और मैथ्स के अलजबरा के अकॉर्डिंग उसके और रूल्स हैं। तो हम अलजबरा के रूल्स को सी लैंग्वेज की अरिथमेटिक स्टेटमेंट्स में फॉलो नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल अगर 6y है तो ये अलजबरा के अकॉर्डिंग ठीक है, लेकिन जब हम इसको सी लैंग्वेज में यूज करेंगे तो हम लिखेंगे 6*y, यानी कि 6 मल्टीप्लाइड बाय y। एंड राइटिंग x क्यूब को हम लिखते हैं x*x*x, यानी कि x को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम इन रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो इस केस में एरर आएगा और प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा। ये वो कॉमन मिस्टेक्स हैं जो हम अरिथमेटिक स्टेटमेंट्स को लिखते हुए करते हैं। हमें सी लैंग्वेज के रूल्स को सामने रखना पड़ता है। नेक्स्ट वी हैव एक्टिविटी 2.9, कन्वर्ट द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस इनटू सी एक्सप्रेशंस। ये कुछ एक्सप्रेशंस गिवन हैं, हमने इन्हें सी एक्सप्रेशन में चेंज करना है, यानी कि अगर ये एक्सप्रेशंस सी प्रोग्राम्स में आ जाएं तो हम इनसे कैसे डील करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव x इज इक्वल टू 6y प्लस z। तो इसको हम लिखेंगे x इज इक्वल टू 6 एस्टरिस्क y प्लस z। नेक्स्ट वी हैव x इज इक्वल टू y z क्यूब प्लस 3y। तो इसको हम लिखेंगे x इज इक्वल टू y एस्टरिस्क z
एस्टरिस्क जेड एस्टरिस्क जेड। तो यहाँ पे पहले y है और फिर z का क्यूब है, तो हमने 4 टाइम्स यहाँ पे एस्टरिस्क यूज किया है और इनको c एक्सप्रेशन में लिखा है। y z के क्यूब से मल्टीप्लाई हो रहा है, z क्यूब का मतलब है 3 टाइम्स z है और y है, प्लस 3y को हम लिखेंगे प्लस 3 एस्टरिस्क y। थर्ड एक्सप्रेशन है z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई स्क्वायर ओवर 3x, तो उसको हम लिखेंगे z इज इक्वल टू x। ये एक एक्सप्रेशन हो गया, एक टर्म हो गई, और उसके बाद जो नेक्स्ट टर्म है उसको हम ब्रैकेट में कर लेते हैं ताकि एक्यूरेट आंसर आए। उसके लिए हम करेंगे ब्रैकेट्स यूज। ये हम एफिशिएंसी के लिए ब्रैकेट्स यूज करते हैं। हम इन ब्रैकेट्स को थोड़ा कम भी कर सकते हैं, लेकिन एरर को रिमूव करने के लिए, प्रॉपर कैलकुलेशन के लिए हमें इन ब्रैकेट्स को यूज करना पड़ता है। तो यहाँ पे y स्क्वायर ओवर 3x को मैं एक सेपरेट टर्म के तौर पर ट्रीट करते हुए इस पूरी टर्म को इस ब्रैकेट में कर रही हूँ। उसके बाद पहले आएगा y स्क्वायर का मतलब है y एस्टरिस्क y, इसको मैंने ब्रैकेट में कर लिया है। उसके बाद स्लैश आया है डिवीजन के लिए, और फिर ब्रैकेट में मैंने कर लिया है 3 एस्टरिस्क x। ये पूरा एक्सप्रेशन हो गया सी लैंग्वेज में। उसके बाद नेक्स्ट है z इज इक्वल टू एक्स माइनस टू स्क्वायर प्लस 3y। तो x माइनस टू स्क्वायर का मतलब है x माइनस टू 2 टाइम्स है, तो हम ब्रैकेट में लिखेंगे x माइनस टू एस्टरिस्क ब्रैकेट में x माइनस टू प्लस नेक्स्ट एक्सप्रेशन है 3 एस्टरिस्क y। एट द एंड वी हैव y इज इक्वल टू ब्रैकेट x प्लस 3z ओवर 2 ब्रैकेट प्लस z क्यूब प्लस x ओवर z। तो यहाँ पे 3 टर्म्स हैं। पहले हम फर्स्ट टर्म को देखते हैं। इस पूरी टर्म को मैंने ब्रैकेट में किया है। ये बाहर वाली जो ब्रैकेट्स हैं ये टर्म के लिए हैं। x प्लस फर्स्ट पे x है, उसके बाद है 3z ओवर 2, तो 3z ओवर 2 को मैंने ब्रैकेट में कर लिया है, 3z ओवर 2 और फिर ब्रैकेट क्लोज। ये एक टर्म हो गई। उसके बाद z क्यूब है, z क्यूब का मतलब है z एस्टरिस्क z प्लस उसके बाद है x डिवाइडेड बाय z, तो उसको हम लिखेंगे x स्लैश z। इसको भी मैंने ब्रैकेट में कर लिया है। डिफरेंट टर्म्स को मैंने ब्रैकेट में किया है अपनी आसानी के लिए, ताकि प्रोग्राम्स में इनकी एग्जीक्यूशन के दौरान हर एक टर्म क्लियरली अंडरस्टैंड हो सके। तो ये वो एक्सप्रेशंस हैं जो हमें दिए गए थे और हमने उन्हें सी एक्सप्रेशंस में कन्वर्ट किया है। Next we have topic relational operators. Right question. What are relational operators? Explain different relational operators of C language. Relational operator की पहले हम definition discuss करेंगे। Relational operators compare two values to determine the relationship between the values. Relational operators दो values को compare करते हैं और compare करने के अलावा उनके दरमियान relationship बताते हैं। For example, relational operator से हमें clearly idea होगा कि दो values equal हैं। रिलेशनल ऑपरेटर से ही हमें आइडिया होगा कि दो वैल्यूज इक्वल नहीं है, या कौन सी वैल्यू किस वैल्यू से ग्रेटर है, या कौन सी वैल्यू किस वैल्यू से लेस है। ये सारी चीजें हम डिस्कस करते हैं रिलेशनल ऑपरेटर के थ्रू। रिलेशनल ऑपरेटर्स वैल्यूज को कंपेयर करते हैं और इनके दरमियान रिलेशनशिप बताते हैं कि वैल्यूज इक्वल है, इक्वल नहीं है, कोई एक वैल्यू ग्रेटर है या कोई एक वैल्यू लेस है, इस तरह की रिलेशनशिप्स। अगर हम सी लैंग्वेज की बात करें तो सी लैंग्वेज में डिफरेंट रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं जो डिफरेंट वैल्यूज को कंपेयर करते हैं इन प्रोग्राम्स। आगे हम डिस्कस करेंगे सी लैंग्वेज के रिलेशनल ऑपरेटर्स की टाइप्स। सी लैंग्वेज में हम रिलेशनल ऑपरेटर्स यूज कर रहे हैं न्यूमेरिक डेटा पे और कैरेक्टर टाइप डेटा पे। तो हम स्टार्ट करते हैं, टाइप्स को डिस्कस करते हैं। सो वी हैव these relational operators in C language. First of all we have equal to operator. Equal to operator का सिंबल है डबल इक्वल साइन, यानी दो दफा इक्वल साइन आए तो इसका मतलब है इक्वल टू ऑपरेटर है, यानी इसमें हम कंपेयर करते हैं कि दो वैल्यूज इक्वल हैं या नहीं। उसके बाद आता है नॉट इक्वल ऑपरेटर। नॉट इक्वल ऑपरेटर को हम शो करते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क और इक्वल साइन से। तो इस ऑपरेटर को हम यूज करते हैं ये चेक करने के लिए कि दोनों वैल्यूज इक्वल ना हो। उसके बाद ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन के लिए ये सिंबल है ग्रेटर देन का। उसके बाद अगर हम बात करें लेस देन की, तो लेस देन के लिए ये सिंबल है। देन वी हैव ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए ये सिंबल है, लेस देन इक्वल टू के लिए ये सिंबल है। तो ये वो तमाम रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं जो हम सी लैंग्वेज में यूज करते हैं। ये ऑपरेटर्स न्यूमेरिक डेटा को कंपेयर करते हैं और कैरेक्टर टाइप डेटा को कंपेयर करते हैं। कैरेक्टर टाइप डेटा को ये कैसे कंपेयर करते हैं आगे हम प्रोग्राम्स में इसको डिस्कस करेंगे। सो आगे हम एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स की।
रिलेशनल ऑपरेटर्स परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन टू ऑपरेंड्स। ऑपरेंड्स बेसिकली वो वैल्यूज हैं जिन पे ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं, और अगर हम रिलेशनल ऑपरेटर्स की बात करें तो रिलेशनल ऑपरेटर्स अप्लाई होते हैं टू ऑपरेंड्स पे और फिर हमें रिजल्ट रिटर्न करते हैं। A true value is represented by 1 whereas a false value is represented by a 0। यानी हम दो वैल्यूज लिखते हैं जिन्हें कहते हैं ऑपरेंड्स, उनके दरमियान एक रिलेशनल ऑपरेटर यूज करते हैं, फिर रिलेशनल ऑपरेटर हमें आउटपुट रिटर्न करते हैं बूलियन एक्सप्रेशन की फॉर्म में, यानी कि स्क्रीन पे या तो 1 आएगा या 0 आएगा। बूलियन एक्सप्रेशन को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं नाइन्थ क्लास में। नाइन्थ क्लास में आपने क्लियरली पढ़ा था कि बूलियन एक्सप्रेशंस क्या हैं और किस तरह से इनकी आउटपुट्स आती हैं। तो बूलियन एक्सप्रेशंस में रिजल्ट का मतलब है या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, यस होगा या नो होगा, या 1 आएगा या 0 आएगा। रिलेशनल ऑपरेटर्स दो वैल्यूज को कंपेयर करते हैं, कंपेयर करने के बाद हमें आंसर रिटर्न करते हैं बूलियन एक्सप्रेशन फॉर्म में, यानी कि 1 या 0 फॉर्म में। अगर रिलेशनल ऑपरेटर को यूज करते हुए दो एक्सप्रेशंस के दरमियान जो कंपैरिजन हम चेक कर रहे हैं वो ट्रू हो जाए तो उस केस में 1 आएगा, और अगर जो कंपैरिजन हम चेक कर रहे हैं वो फॉल्स हो तो स्क्रीन पे 0 आएगा। ये बेसिकली बूलियन एक्सप्रेशंस हैं। आगे एग्जांपल्स देख लेते हैं। 5 इक्वल 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 बेसिकली इक्वल टू ऑपरेटर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पे हमने अभी डिस्कस किया है कि अगर दो इक्वल साइन आए तो इसका मतलब है इक्वल टू ऑपरेटर है। 5 इज इक्वल टू 5, इसका मतलब है ये सिचुएशन ट्रू है, ये कंडीशन ट्रू है तो रिजल्ट आएगा ट्रू। और अगर हम इसे स्क्रीन पे प्रिंट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1। नेक्स्ट वी हैव 5 इज नॉट इक्वल टू 7, तो ये एक्सप्रेशन भी ट्रू है, 1 आएगा स्क्रीन पे। 5 इज ग्रेटर देन 7, ये एक्सप्रेशन फॉल्स है, 5 इज नॉट ग्रेटर देन 7, तो यहाँ पे आएगा फॉल्स यानी कि 0 ऑन द स्क्रीन। नेक्स्ट वी हैव 5 लेस देन 7। 5 लेस देन 7 मीन्स ये ट्रू है तो स्क्रीन पे 1 आएगा। 5 इज ग्रेटर इक्वल टू 5, तो ये हमारे पास ग्रेटर देन और इक्वल टू ऑपरेटर आया है। अब इस केस में ये चेक होगा कि दोनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू होती है या नहीं। यहाँ पे है ग्रेटर देन और इक्वल टू। ग्रेटर देन और इक्वल टू का मतलब है दोनों में से कोई एक चीज भी ट्रू हो जाए तो आंसर ट्रू ही आएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें ग्रेटर देन वाला फॉल्स है लेकिन इक्वल वाला होल्ड कर रहा है, यानी कि कंडीशन ट्रू हो रही है तो आंसर आएगा ट्रू। इस तरह से अगर हम बात करें लेस देन और इक्वल टू की, तो लेस देन और इक्वल टू में अगेन दो कंडीशन इकट्ठे आ रही हैं। अगर इन दोनों में से कोई एक कंडीशन भी ट्रू होगी तो आंसर ट्रू होगा। अगर हम बात करें 5 की, 5 इज लेस देन इक्वल टू 4, तो इस केस में दोनों कंडीशन फॉल्स हैं और आंसर आएगा फॉल्स। सिर्फ ये दो ऑपरेटर्स ऐसे हैं जिनमें डबल कंडीशन चेक हो रही है, ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू। इसमें हमने दोनों सिचुएशंस को चेक करना है, दोनों में से जो भी सिचुएशन होल्ड करेगी उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट आएगा ऑन द स्क्रीन। दैट्स इट फ्रॉम टुडे स्टूडेंट्स। होप सो आपको आज के टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा, प्रोग्राम्स की एग्जीक्यूशन समझ आई होगी। आपने इन प्रोग्राम्स की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर करना है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेसन में रिलेशनल ऑपरेटर्स की एग्जीक्यूशन को भी डिस्कस करेंगे। गुड लक, अल्लाह हाफिज।